तो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम देखते हैं अगर हमको बिजनेस करना है तो वो कौन सा टाइप है जिससे हम बिजनेस कर सकते हैं। जैसे मैं पार्टनरशिप खोल के बिजनेस कर सकता हूँ, मैं कंपनी खोल के बिजनेस कर सकता हूँ, मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल के बिजनेस कर सकता हूँ, मैं अलग अलग चीज़ें खोल के अपना क्या कर सकता हूँ, बिजनेस कर सकता हूँ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली खोल के मैं अपना बिजनेस कर सकता हूँ। तो कौन सी चीज़ हमारे लिए सूटेबल है और कौन सी चीज़ के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अलग अलग टाइप के बिजनेस की फॉर्म पढ़ेंगे और लास्ट में देखेंगे कि अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, एज अ पर्सन मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मेरे लिए उसमें से कौन सी चीज़ सूटेबल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें, कैसे आप इस वीडियो को देखकर मिनिमम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। ये बातें मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूं। अगर आपको ये बातें पहले से पता है तो आप डायरेक्टली टॉपिक 1 के ऊपर जंप कर सकते हो। सबसे पहली बात, कभी कभी चैप्टर इतना बड़ा होता है कि बच्चे को पता नहीं चल पाता कि सबसे पहले उसको ये पढ़ना है, उसके बाद उसको ये पढ़ना है, उसके बाद उसको ये पढ़ना है और इस तरीके से उसको चैप्टर फिनिश करना है। तो मैंने क्या किया है ना, मैंने हर चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया है। अभी आपको पता होगा कि सबसे पहले आपको टॉपिक 1 पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक 2 पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक 3 पढ़ना है और इस तरीके से आपको अपने चैप्टर को फिनिश करना है। सेम इसी तरीके से मैंने यूट्यूब वीडियो के अंदर भी चैप्टर बना दिए हैं जिससे कि आप डायरेक्टली किसी भी टॉपिक के ऊपर जंप कर सकते हो। दूसरी बात, अभी आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में कवर किया है। तीसरी बात, इस वीडियो के अंदर जो भी आप पढ़ोगे उसके नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है। वो सारे के सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। फोर्थ थिंग, अगर आप कोई सा भी चैप्टर हमारे नोट्स में से पढ़ते हो और आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट करते हुए, कोई सा भी क्वेश्चन करते हुए कहीं पे अटक जाते हो, तो उस कॉन्सेप्ट के और उस क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में आपको एक क्लिक हियर नाम का आइकन दिखेगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आप उस यूट्यूब की वीडियो के उस पार्ट में पहुंच जाओगे जहां पे मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट या फिर वो वाला क्वेश्चन पढ़ाया होगा। तो आप डायरेक्टली वहां से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और लास्ट चीज, बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं कि अगर वो इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उसके अलावा भी और कुछ करने की उनको जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सही से कर लेते हो तो आपको कुछ और करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो। अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का बेस बता देता हूँ कि इस चैप्टर का बेस क्या है। इस चैप्टर के अंदर ना हम ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे एक सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, एक कंपनी होती है, एक 1 पर्सन कंपनी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, पार्टनरशिप होती है। अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती है। तो हमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस अपने लिए चाहिए, अगर मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ तो मुझे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन खोलनी चाहिए। सोल प्रोप्राइटरशिप खोलनी चाहिए, पार्टनरशिप खोलनी चाहिए या फिर जॉइंट वेंचर कंपनी खोलनी चाहिए, क्या खोलना चाहिए। तो वो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि अगर किसी भी इंसान को अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी है तो उसको कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? एक बिजनेस होता है जिसके अंदर केवल और केवल एक इंसान है जो कि सारी चीजें करता है, जो उसका मालिक भी होता है, उसके लिए सारे डिसीजंस भी लेता है और उसी कंपनी का वो इंसान सारा का सारा प्रॉफिट और सारा का सारा लॉस बियर करता है। इसका मीनिंग देख लेते हैं। सोल ट्रेड इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट। ये एक टाइप की बिजनेस यूनिट होती है वेयर अ पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल, जहां पर केवल और केवल एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल, पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एंड फॉर बियर द रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। वो ही सारा का सारा रिस्क बियर करेगा, मतलब लॉस हुआ तो भी उसका, प्रॉफिट हुआ तो भी उसका। और बिजनेस का मैनेजमेंट भी कौन करेगा? बिजनेस का पूरा मैनेजमेंट भी वही इंसान करेगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन क्या हुई? सोल ट्रेड इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर अ पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, फॉर बियरिंग द रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जो इन्वेस्टमेंट भी करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी लेगा और मैनेजमेंट भी कौन करेगा? बिजनेस का सोल प्रोप्राइटर करेगा। ठीक है, अभी देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं सोल प्रोप्राइटर के। सबसे पहले
हार्डली लीगल फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में ना बहुत ज़्यादा कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है। अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप खोलनी है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत आसानी से आप अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल सकते हो। इसके बाद क्लोजर डन इजीली, अगर आपको बंद करना है तो भी आप आसानी से कर सकते हो। भाई देखो, एक इंसान है, उसको क्या सोचना है, चलो एक मैं कंपनी खोल लेता हूँ, उसे किसी से पूछने की ज़रूरत है नहीं, कम फॉर्मेलिटीज़ है, और उसका मन आता है चलो मैं कंपनी बंद कर लेता हूँ, तो भी आसानी से करेगा, किसी को पूछने की ज़रूरत है नहीं। अगर पार्टनरशिप होगी, बहुत सारे पार्टनर होंगे, या फिर कंपनी होगी, बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे, सबसे पूछना पड़ेगा कि करें नहीं करें, ऐसे करें वैसे करें। इसमें क्या होगा, मेरा मन आया ऑन कर दी, मेरा मन आया ऑफ कर दी, मेरा मन आया ओपन कर दी, मेरा मन आया क्लोज कर दी। तीसरा फीचर, सोल प्रोप्राइटर हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है, देखो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये एक कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, और ये एक इंसान है, ये है सोल प्रोप्राइटर। ये क्या है, ये है सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। अभी ये कौन सी कंपनी का सोल प्रोप्राइटर है, ऑफ कोर्स इसी कंपनी का सोल प्रोप्राइटर होगा। ये कौन सी कंपनी का सोल प्रोप्राइटर है, ऑफ कोर्स इसी कंपनी का ये सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है। अभी ये जो कंपनी है ना, इसने ना क्रेडिटर से माल उधार खरीदा हुआ था 1 लाख रुपीज़ का। कितने का, 1 लाख रुपीज़ का। अभी क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गई कंपनी के अंदर, और कंपनी को क्लोज करने की नौबत आ गई। क्या आ गई, कंपनी को क्लोज करने की नौबत आ गई, बंद करने की नौबत आ गई। कंपनी लॉस कर रही होगी या कोई और कारण होगा, बस कंपनी को क्लोज करने की नौबत आ गई, ये हमको समझना है, ठीक है। अभी कंपनी को क्लोज करने की नौबत आ गई, तो जो क्रेडिटर से उसने माल खरीदा था उधार पे, उन्हें क्या करना होगा, उन्हें पेमेंट करनी होगी, ठीक है। तो कंपनी ने देखा कि मेरे पास कैश रखा हुआ है ₹50,000 का, मेरे पास बैंक के अंदर पैसे पड़े हुए हैं ₹10,000, और मेरे पास कुछ एसेट भी है, जैसे फर्नीचर हो गया या कुछ और हो गया, जिसे बेच के मैं ₹10,000 ला सकती हूँ। तो टोटल कितने ला सकती हूँ, ₹70,000 ला सकती हूँ। अब ये ₹70,000 लेके आ गई और क्रेडिटर को ₹70,000 दे दिए। बट यहाँ पे क्या हुआ, ₹30,000 तो अभी भी क्रेडिटर के बचे। क्यों, क्योंकि हमें कितने देने थे, 1 लाख देने थे, हमने कितने दिए, हमने 70,000 दिए, तो कितने बचे, अभी भी 30,000 बचे। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये ₹30,000 कौन देगा, ये कंपनी खुद देगी, या फिर ये पैसे कोई नहीं देगा, गवर्नमेंट देगी, या सोल प्रोप्राइटर देगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने देखा है कि जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है, उसकी जो लायबिलिटी होती है, उसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब कि अगर कंपनी को किसी को पैसे देने हैं और कंपनी के पास उतने पैसे नहीं हैं, उतनी एसेट नहीं है जिसको बेच के वो उसको पैसे दे सके, तो वो पैसे कौन भरेगा, वो पैसे सोल प्रोप्राइटर भरेगा। तो इस केस में वो पैसे कौन भरेगा, सोल प्रोप्राइटर भरेगा। सोल प्रोप्राइटर कहाँ से भरेगा, वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से पड़ेगा, जो भी उसके पास कैश होगा पर्सनली, जो भी उसके बैंक के अंदर पैसे होंगे, जो भी उसके पास एसेट होगी, उसकी कार होगी, बाइक होगी, उसका घर होगा, उसे बेच के वो पैसे भरेगा। कहीं से भी भरे, कौन भरेगा ये सारे पैसे, ये सारे के सारे सोल प्रोप्राइटर पैसे भरेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मतलब अगर कंपनी को किसी को पैसे देने हैं और कंपनी के पास पैसे नहीं है, एसेट नहीं है जिसको बेच के वो क्या लाए, वो उसको पैसे दे सके, तो कौन उसको पैसे देगा, उसको सोल प्रोप्राइटर पैसे देगा, खुद अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर। तो यहाँ पर क्या आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, किसके अंदर, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। सोल रिस्क और सोल प्रॉफिट, अब देखो एक ही इंसान मालिक है, वो ही सब कुछ कर रहा है, तो प्रॉफिट होगा तो भी उसका, लॉस होगा तो भी उसका। राइट टू रन ऑल मैनेजमेंट डिसीजंस, देखो जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो कौन लेगा, वो अकेला बंदा ही लेगा। चाहे वो कोई सा गलत डिसीजन ले या सही डिसीजन ले, कौन लेगा, वो अकेला बंदा लेगा। क्यों, क्योंकि वही अकेला मालिक है। बिजनेस नोट सेपरेट फ्रॉम ओनर, बिजनेस जो है वो ओनर से सेपरेट नहीं है। इसका क्या मतलब होता है, इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं। इस एग्जांपल के अंदर क्या था, कंपनी को क्रेडिटर्स को पैसे देने थे, उसके पास पैसे नहीं थे, ₹30,000, तो वो किसे देने पड़े ₹30,000, सोल प्रोप्राइटर को देने पड़े। अब आप मेरे को ये बताओ, ये जो कंपनी है और ये जो सोल प्रोप्राइटर है, क्या ये अलग अलग इंसान है। सपोज मैं एक यहाँ पे इंसान खड़ा है, इसने इस कंपनी से डील किया होगा, ठीक है। सपोज ये क्रेडिटर ही है, ये वाला क्रेडिटर ही है, ठीक है।
ये जो क्रेडिटर 1 लाख रुपए दे रहे थे, इसने इस कंपनी को डील किया होगा, ठीक है। अभी इस कंपनी को जब 1 लाख रुपए इस क्रेडिटर को दे रहे थे, कंपनी के पास नहीं थे, तो किसने दिए? सोल प्रोप्राइटर ने दिए। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर इस इंसान ने, ये जो क्रेडिटर है, इसने डील की थी कंपनी से, तो हम ये मान सकते हैं कि इसने डील की थी सोल प्रोप्राइटर से। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी के पास पैसे नहीं होते तो वो किसे देने पड़ते? सोल प्रोप्राइटर को देने पड़ते। तो हम ये बोल देते हैं कि ये जो कंपनी है और सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर कंपनी के पास थोड़े ज़्यादा पैसे होंगे, प्रॉफिट होगा, तो वो कौन लेगा? सोल प्रोप्राइटर लेगा। लॉस होगा तो भी कौन लेगा? सोल प्रोप्राइटर लेगा। अगर किसी को पैसे देने होंगे तो भी कौन करेगा? कंपनी के पास पैसे नहीं है तो भी सोल प्रोप्राइटर करेगा। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है ना, वो अपना जो सोल प्रोप्राइटर होता है उससे अलग नहीं होती, उसके साथ ही होती है। हम इन दोनों को एक ही इंसान मान के चलते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कंपनी से डील किया है तो मैं सोल प्रोप्राइटर से मेरा कोई मतलब नहीं है। अगर कंपनी के पास कल को पैसे नहीं होंगे, कौन देगा? सोल प्रोप्राइटर देगा। तो हम क्या मान के चलते हैं? हम ये मान के चलते हैं कि ये दोनों चीज़ें अलग नहीं है, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। बिजनेस नोट सेपरेट फ्रॉम ओनर। जो बिजनेस है वो ओनर से सेपरेट नहीं है, बिजनेस और ओनर एक ही इंसान है। उसके बाद डेथ, इंसैनिटी, इम्प्रिजमेंट, बैंकक्रप्ट, इफेक्ट ऑन द बिजनेस, इवन कोज क्लोजर। इसका मतलब क्या है? अगर जो भी प्रोप्राइटर है उसके साथ क्या क्या हो गया? उसकी डेथ हो गई, उसकी इंसैनिटी हो गई, यानी कि उसे कोई ना कोई लीगली उसने कुछ गलत काम कर दिया, इम्प्रिजमेंट हो गई, उसको जेल हो गई, बैंकक्रप्ट हो गया, यानी कि उसके पास पैसे नहीं थे, वो बैंकक्रप्ट हो गया, उसको जो अपने उधार चुकाने थे वो नहीं चुका पाया। तो क्या हो जाएगा? जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो भी बंद हो जाएगी। क्यों? देखो, एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसको मैनेज कौन कर रहा है? केवल और केवल एक इंसान कर रहा है। अब इसको अगर कुछ भी होता है, ये जेल में चला जाता है, इसकी डेथ हो जाती है, ये बैंकक्रप्ट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? ये सोल प्रोप्राइटरशिप भी बंद हो जाएगी। तो क्या होगा? अगर कुछ भी इसके साथ होता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप भी बंद हो जाती है, ठीक है। ये क्या थे? इसके फीचर्स थे। अब देखते हैं इसके कुछ मेरिट्स यानी कि इसकी अच्छी बात है। सबसे पहला आता है क्विक डिसीजन मेकिंग। अब देखो, एक इंसान को सारे डिसीजन लेने हैं तो क्या होगा? वहाँ पे उसे किसी से पूछने नहीं पड़ेगा। वो क्या करेगा? वो सारे के सारे डिसीजंस अपने मन से ले लेगा, एकदम से ले लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। कॉन्फिडेंशियल ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब देखो, उसे कोई इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर तो नहीं करनी, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो खुद मन में सोचेगा, उसके हिसाब से वो डिसीजन ले लेगा। तो उसकी इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी? कॉन्फिडेंशियल रहेगी, लीक होने का खतरा कम रहेगा। जबकि पार्टनरशिप में बहुत सारे लोग होते हैं तो वहाँ पे लीक हो सकती है, क्या पता कोई लीक कर दे। क्यों? क्योंकि सब पार्टनर है तो सबको क्या करनी पड़ेगी? इन्फॉर्मेशन हमें देनी पड़ेगी। डायरेक्ट इंसेंटिव यानी कि अगर प्रॉफिट होगा तो भी उसी बंदे का, लॉस होगा तो भी उसी बंदे का। अगर सारा का सारा प्रॉफिट होगा, पार्टनरशिप में होगा, तो प्रॉफिट बांटना पड़ेगा। पर यहाँ पे एक डिसएडवांटेज भी आता है जो कि हम इसके लिमिटेशन में पढ़ेंगे। अगर बहुत सारा प्रॉफिट हो गया तो भी उसकी दिक्कत आ जाएगी। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। अभी देखो, पार्टनरशिप में सपोज 5 लोग हैं, पार्टनरशिप में 1 2 3 4 5 5 लोग हैं। ये वाला इंसान बिल्कुल भी काम नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये पार्टनर है तो इसको प्रॉफिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, अगर ये खुद से काम नहीं करेगा तो क्या इसको प्रॉफिट मिलेगा? नहीं, क्योंकि फर्म प्रॉफिट कमा ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर फर्म, ये एक इंसान है और फर्म एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या होगा? ये इंसान को सेल्फ एकम्प्लिशमेंट रहेगा कि जो भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है, मेरी मेहनत की वजह से हुआ है। ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अभी ये हमने देख लिया, इसको ओपन करना और क्लोज करना कितना आसान है। क्यों? क्योंकि हमें किसी से पूछना नहीं, एक इंसान को उसके मन में आएगा वो ओपन करेगा, उसके मन में आएगा वो क्लोज करेगा। इसके बाद देखते हैं इसकी लिमिटेशंस, यानी कि इसकी बेकार बातें क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज। अब देखो, अगर बहुत सारे लोग होंगे तो थोड़ा थोड़ा पैसा लाएंगे, बहुत सारा पैसा हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट थोड़ी थोड़ी लाएंगे, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। पर यहाँ पे क्या है? केवल एक इंसान है, उसके पास लिमिटेड कैपिटल है, लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, लिमिटेड टाइम है, तो उसके पास रिसोर्सेज भी क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज है। किसके पास? सोल प्रोप्राइटरशिप की फर्म के पास। इस वजह से ये क्या है? इसकी एक बेकार बात है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। अभी हमने देखा, अगर ओनर को कुछ भी हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उनकी इंसैनिटी हो जाती है, उसकी इम्प्रिजमेंट हो जाती है, बैंकरप्सी हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है? ऑर्गेनाइजेशन भी बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ही इंसान है। तो ये भी क्या है? इसकी एक बेकार बात है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अभी हमने ये क्या देखा? अगर फर्म के पास पैसा नहीं है देने को तो उसे कौन देता है? उसे देता है प्रोप्राइटर। तो ये भी क्या है? एक गलत बात है इसकी। इसका मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी एक क्या है? गलत बात है इसकी। उसके बाद लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब देखो, केवल और केवल एक इंसान है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपको लगता है उसको सब कुछ आता होगा? उसको लोगों को मैनेज करना, काम को मैनेज करना, काम कैसे होता है, किस तरीके से होता है, कितने टाइम में होता है, कितनी कम टाइम में होता है, कितने ज़्यादा टाइम में होता है, कितना पैसा लगता है, कितना रॉ मटेरियल लगता है, उसको सब कुछ पता होगा? सब कुछ नहीं पता होगा। मतलब कि
आपकी जो मैनेजरियल एबिलिटी है वो भी लिमिटेड हो जाती है। फर्म के अंदर अगर 5 लोग होते तो सबको थोड़ा थोड़ा पता होगा, था बहुत ज़्यादा चीज़ें पता होती, लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल एक इंसान है, उसको जितना पता है उतना ही पता है, उसको सही पता है तो सही है, गलत पता है तो गलत है। तो यहाँ पे क्या है, जो मैनेजरियल एबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड है। अभी देखते हैं टॉपिक 2, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं कुछ काम करने के लिए, जिससे कि उस काम से होने वाला प्रॉफिट या फिर लॉस वो आपस में बांट सके, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड बाय ऑल, यानी कि जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे पार्टनरशिप के अंदर काम करेंगे, या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कि ये इंसान काम नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, केवल ये दो लोग काम करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या करेंगे, ये सब आपस में बांट लेंगे। तो ये तो चीज़ हमें पता चल गई कि पार्टनरशिप के अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं, ऐसा हो सकता है कि उनमें से कुछ पार्टनर काम ना करें, केवल और केवल अपनी इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद प्रॉफिट लेते चले जाए, उसके अंदर कुछ भी काम ना करें। ठीक है, तो पार्टनरशिप की मतलब क्या हुआ, पार्टनरशिप का मतलब हुआ द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव agreed to share the profits of the business carried all by all or any one of them acting for all। ठीक है, अभी देखते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला फीचर इसका आता है कम इनटू एक्सिस्टेंस थ्रू लीगल एग्रीमेंट। लीगल एग्रीमेंट मतलब कि ये जितने भी लोग पार्टनरशिप के अंदर आने वाले हैं, इन सब के बीच में जब एग्रीमेंट होता है तो जब क्या फॉर्म होती है, जब फॉर्म होती है एक पार्टनरशिप। ये इतने सारे लोग हैं, इन सब ने एक लीगल एग्रीमेंट किया, क्या किया, लीगल एग्रीमेंट किया, और उस लीगल एग्रीमेंट की वजह से क्या फॉर्म हुई, पार्टनरशिप फॉर्म हुई। दूसरा फीचर देखते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब इन लाइबिलिटी का मतलब हमने पहले सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ लिया, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, अगर आप भूल जाते हो तो वहाँ पे जाके वीडियो के उस पार्ट में जाके दोबारा से पढ़ के यहाँ पर आ जाओ तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके अंदर भी क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मतलब अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है किसी को देने के लिए तो कौन देगा, पार्टनर्स देंगे। प्रॉफिट्स एंड लॉस आर शेयर्ड इन एग्रीड रेशो। जितना भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो कैसे शेयर होगा, इक्वली शेयर होगा, या फिर जो उन्होंने रेशो डिसाइड किया होगा उस रेशो में शेयर होगा, उसके हिसाब से वो शेयर करेंगे। क्या, जो भी एग्रीमेंट में लिखा होगा, जो भी उनका रेशो होगा वो उसमें शेयर करेंगे। जैसे ए रेशो बी पार्टनर है तो ये 1:2 में कर सकते हैं, 1:1 में कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, ये सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि इस रेशो में हमें शेयर करना है, उसके बाद ये जब भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसे उसी रेशो में शेयर किया करेंगे। डिसीजंस आर जनरली टेकन विद द म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट यानी कि सबसे पूछताछ के डिसीजंस हमें इसके अंदर लेने पड़ते हैं। डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, इनसैनिटी एंड टू द बिजनेस रिमेनिंग पार्टनर मे कंटिन्यू द बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी की डेथ होती है, किसी भी पार्टनर की, कोई भी पार्टनर रिटायर होता है, कोई भी इंसॉल्वेंसी होती है या इनसैनिटी होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पार्टनरशिप बंद हो जाती है। इसके बाद सपोज ए था, बी था और सी था, सी की अभी डेथ हो गई तो क्या हो गई, पार्टनरशिप बंद हो गई। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि ए और बी ना, ये जो पुरानी पार्टनरशिप थी इसको तो ये तो अपने आप ही बंद हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसकी डेथ हो गई। लेकिन ये दोनों ना एक न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं दोबारा से। तो हमने क्या सीखा कि अगर किसी की भी डेथ हो गई, किसी भी पार्टनर की, रिटायर हो गए, इंसॉल्वेंसी हो गई, इंसैनिटी हो गई, तो पार्टनरशिप तो बंद हो जाएगी, लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर है वो दोबारा से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, मैक्सिमम 100 पार्टनर्स तक आप लेके जा सकते हो, लेकिन 100 के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप 50 या 50 के अंडर हो तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है, हर पार्टनर एजेंट है और प्रिंसिपल है। यानी कि सपोज यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, ये क्या है, पार्टनर है। यहाँ पे एक इंसान आता है, ए ने इस इंसान से रॉ मटेरियल परचेज करने का ऑर्डर दे दिया इस इंसान को कि मैं तुमसे रॉ मटेरियल ले लूँगा। अब थोड़े दिनों बाद ये इंसान आया, क्या लेके, रॉ मटेरियल लेके आया। इसने बोला कि ए ने मुझे बोला था कि ये वाला रॉ मटेरियल ना मेरी फर्म तक पहुंचा देना। कौन सी फर्म तक, ये जो इन तीनों की फर्म है जिसके अंदर ये पार्टनर है। बी और सी ने बोला भाई हम जिम्मेदार नहीं है, ए ने बुलाया ना तो ए से पैसे ले, मेरा कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे आता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी यानी कि जो भी इंसान, मतलब कि अगर कोई एक पार्टनर भी कुछ एक्ट करता है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, रॉ मटेरियल परचेज करने का एक्ट किया, तो सारे के सारे पार्टनर बाइंड हो जाते हैं। अगर ये इंसान आता है यहाँ पे रॉ मटेरियल बेचने और ये बोलता है बी से लाओ बी मेरे पैसे दो, सी से बोलता है लाओ सी मेरे पैसे दो, तो बी और सी ये नहीं बोल सकते ए ने किया था, ए तो पागल है, ए तो उल्टे सीधे काम करता रहता है। बी और सी को पैसे देने ही पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि उनके पार्टनर्स ने
उनके बिहाफ पे क्या लिया था, फैसला लिया था। तो यहाँ पे क्या आता है, म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है, हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल है। अगर कोई एक पार्टनर कुछ एक्ट करेगा तो सारे के सारे पार्टनर उस एक्ट के अंदर बाइंड हो जाएंगे, यानी कि सारे के सारे पार्टनर्स की वो जिम्मेदारी है जो भी उस एक इंसान ने क्या किया है, एक्ट किया है। तो ये क्या होती है, म्यूचुअल एजेंसी। हमने क्या पढ़े, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब पढ़ते हैं पार्टनरशिप के मेरिट्स क्या है। ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इसे आसानी से खोल सकते हैं, आसानी से बंद कर सकते हैं। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, अब देखो एक इंसान डिसीजन लेगा तो हो सकता है वो गलत ले ले, लेकिन बहुत सारे लोग जब मिलकर डिसीजन लेंगे तो ज़्यादा चांस है कि डिसीजन क्या होगा, सही होगा। मोर फंड, एक इंसान अगर फंड लेके आएगा तो बहुत कम लेके आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत सारे लोग लेके आएंगे तो बहुत ज़्यादा फंड हो जाएगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगी। शेयरिंग रिस्क, यानी कि एक दूसरे से रिस्क भी शेयर हो जाएगा। अगर किसी को फर्म को लॉस होता है और सोल प्रोप्राइटरशिप है तो क्या होगा, सारा का सारा रिस्क यानी कि सारा का सारा लॉस किसको बियर करना पड़ेगा, एक इंसान को। यहाँ पे लोग लॉस को आपस में बांट लेंगे। सीक्रेसी यानी कि इन्फॉर्मेशन भी कहीं लीक नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत कम होती है। किसी भी बाहर के इंसान को कोई भी इन्फॉर्मेशन देना कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या हो गई पार्टनरशिप की अच्छी बात है। अब देखते हैं लिमिटेशंस, इसकी गंदी बातें क्या है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसके अंदर क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप के पास अगर पैसा नहीं है पैसे देने को किसी बाहर वाले को, तो क्या होगा, पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से पैसे देने पड़ेंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज, अब देखो पार्टनरशिप के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 100 तक ला सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, और वैसे तो हम 50 ही लग सकते हैं लोगों को। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी हमारे पास एक तरह से लिमिटेड लोग ही हैं। अगर हम कंपनी के अंदर देखें तो कितने शेयर होल्डर्स होते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री के कितने शेयर होल्डर हैं, पब्लिक शेयर होल्डर है, इतने शेयर होल्डर है कि हम गिन भी ना पाए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक तरह से लिमिटेड रिसोर्सेज का पॉइंट आ जाता है, लिमिटेशन आ जाती है। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अब जो ये पार्टनर्स है ऐसा तो नहीं है सब कोई हमेशा अच्छा काम ही करेंगे, आपस में इनकी लड़ाई भी होगी, तो पॉसिबिलिटी क्या रहती है, कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी रहती है। कोई लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अब देखो 100 लोगों की एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, सब अच्छा काम कर रहे हैं, एक की डेथ हुई सारी पार्टनरशिप खराब, एक की डेथ हुई सारी पार्टनरशिप खराब, एक इंसॉल्वेंट हुआ पूरी पार्टनरशिप खराब। तो ये क्या है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि फर्म चलती रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, एक भी इंसान को कुछ भी होता है तो फर्म क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, अब देखो सपोज ये एक फर्म है, ये इंसान है, इसने इस फर्म को कोई ऑर्डर दिया था, इतने इसका ऑर्डर पूरा हो पाता, इतने में क्या हुई, इस फर्म के एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो अब ये इंसान तो फंस गया, ये फर्म क्या हो गई, खराब हो गई। इसने ऑर्डर में कुछ एडवांस दिया होगा तो इसके एडवांस भी बेकार हो गया। इसीलिए ना पब्लिक को पार्टनरशिप के ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, पब्लिक ये नहीं मानती कि यार ये तो चलती रहेगी। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी नहीं आता, लेकिन जॉइंट कंपनी है, जो हमारी नॉर्मल कंपनी होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, उसके अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। एक पार्टनर गया तो सारे गए, इस वजह से क्या हो जाता है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है पब्लिक के थ्रू। तो ये भी क्या इसकी एक लिमिटेशन है। अब देखते हैं माइनर एज पार्टनर, ये जो पार्टनर्स है ये सब 18+ होने चाहिए, सबके पास कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट होना चाहिए, या फिर माइनर भी एक क्या बन सकता है, पार्टनर बन सकता है। सबसे पहला, माइनर एडमिट विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यानी कि सारे के सारे अगर पार्टनर बोलते हैं तो एक जो माइनर है वो भी क्या बन सकता है, पार्टनर बन सकता है, ठीक है। माइनर की जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी या लिमिटेड होगी, मतलब कि अगर फर्म के पास पैसा नहीं है क्रेडिटर्स को देने के लिए, तो जो पार्टनर्स फर्म के अंदर पैसा लाएंगे उसके अंदर माइनर भी अपना पैसा लाएगा या नहीं लाएगा। तो माइनर की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। अगर फर्म के पास पैसा नहीं है क्रेडिटर्स को देने के लिए तो माइनर को अपने पैसे देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ही इज़ नॉट एलिजिबल टू टेक द एक्टिव पार्ट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, देखो जो भी पार्टनरशिप है उसके अंदर कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा, तो जो माइनर है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर कुछ काम नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि अभी तो वो 18 से नीचे है, यानी कि उसे बिलो 18 है, अभी तो उसे कुछ भी पता नहीं होगा दुनियादारी के बारे में, काम कैसे होता है क्या होता है, तो जो माइनर है वो क्या नहीं कर सकता, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं कर सकता। ही कैन ओनली शेयर द प्रॉफिट, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, तो अगर प्रॉफिट होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तो वो माइनर लेगा, लेकिन अगर लॉस होगा तो माइनर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, माइनर उस लॉस को बियर नहीं करेगा। मतलब अगर प्रॉफिट होता है तो माइनर की जय जय, माइनर को दे दो, लेकिन अगर लॉस होता है तो माइनर को कुछ भी हम नहीं कहेंगे कि भाई ये वाला इतना लॉस हुआ है, इतना लॉस तुझे बियर करना है, माइनर अपने पैसे नहीं देगा। अगर प्रॉफिट होता है तो माइनर लेगा, लॉस होता है तो माइनर नहीं लेगा। इंस्पेक्ट द अकाउंट एट एनी टाइम, यानी कि जो अकाउंट्स है पार्टनरशिप के, जो भी बुक्स है उसकी जनरल एंट्रीज है, जो भी फाइनल अकाउंट है, वो सब क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है माइनर किसी भी टाइम। अगर माइनर को लगता है कि यार फर्म के अंदर कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा था, वो क्या कर सकता है, बुक्स को एक्सेस कर सकता है किसी भी टाइम। तो ये हमने क्या देखा, माइनर अगर पार्टनर बनता है तो उसकी क्या क्या इंप्लीकेशंस होंगी।
टाइप ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने टाइप्स की हो सकती है? पार्टनरशिप को हम दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले ड्यूरेशन के बेसिस पे, दूसरा लाइबिलिटी के बेसिस पे। ड्यूरेशन के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप की पार्टनरशिप आती है, पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप एट विल का मतलब जब हम चाहेंगे अपने पार्टनरशिप को खत्म कर देंगे। मतलब कि कोई भी पार्टनर जब नोटिस देगा तो क्या हो जाएगी? पार्टनरशिप टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे ए और बी पार्टनर है, अभी बी ने लगा कि यार मुझे ना अब पार्टनरशिप के अंदर नहीं रहना है ए के साथ, तो बी क्या देगा? नोटिस दे देगा और पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ये क्या थी? पार्टनरशिप एट विल। अब हम क्या पढ़ेंगे? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब सपोज ए और बी ने एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप की थी। वो पार्टनरशिप क्या थी? जब जिस दिन हमारा प्रॉफिट 100 करोड़ हो गया ना, उस दिन हम अपनी पार्टनरशिप खत्म कर देंगे। मतलब जिस दिन हमारे फर्म ने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया, उस दिन हम अपनी पार्टनरशिप खत्म कर देंगे। अब सपोज ये पार्टनरशिप क्या हुई, सॉरी, ये जो इन्होंने की जो पार्टनरशिप थी, इनकी जो फर्म थी, उन्होंने क्या कर दिया? 100 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया। तो अब क्या होगा? इतनी पार्टनरशिप चलती रहेगी? नहीं, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो इस टाइप की पार्टनरशिप को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप की पार्टनरशिप को हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। मतलब कि जो डिसॉल्व हो जाती है ऑटोमेटिकली व्हेन पर्पस इज फुलफिल, यानी कि जिस पर्पस के लिए वो पार्टनरशिप बनी है, जब वो फुलफिल हो जाता है तो वो क्या हो जाती है? पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब यहाँ पे हम दो टाइप में और क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या? लाइबिलिटी के बेसिस पे। एक जनरल पार्टनरशिप, दूसरा लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप क्या होती है? वो वाली पार्टनरशिप जिसमें कि हर पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। मतलब कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा नहीं है क्रेडिटर को देने के लिए, तो कौन पैसा देगा? पार्टनर्स खुद से पैसा देंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? जनरल पार्टनरशिप। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप वो होती है जहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा नहीं है क्रेडिटर्स को देने के लिए, तो पार्टनर्स की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से कोई भी पैसा नहीं देने वाले। उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटेड पार्टनरशिप बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक हैक है। हैक क्या है? कि यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स हैं ना, उन सबकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो सकती है। बट यहाँ पे एक केस क्या है? यहाँ पे एक एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल केस है कि एक इंसान तो ऐसा जरूर होना चाहिए जिसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। यानी कि लाइबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड रेस्ट की लिमिटेड हो सकती है। मतलब कि एक फर्म के अंदर अगर 100 लोग हैं, एक की अनलिमिटेड है तो 99 की लिमिटेड हो सकती है। उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटेड पार्टनरशिप बोलते हैं। अभी देखते हैं पार्टनरशिप के अंदर क्या होते हैं। बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, यानी कि जो भी लोग पार्टनरशिप को बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पार्टनर बोलते हैं। तो पार्टनर किस किस टाइप के हो सकते हैं? सबसे पहला आता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? ये इंसान सबसे पहले क्या करता है? अपनी इन्वेस्टमेंट देता है, उसके बाद फर्म के अंदर जी लगा के काम करता है, उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा इसका, जो भी लॉस होगा वो इसका। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। ये क्या होता है? नॉर्मल टाइप का पार्टनर होता है। दूसरा स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? ये फर्म के अंदर आता है, अपना पैसा देता है, कुछ भी काम नहीं करता। एक्टिव पार्टनर क्या कर रहा था? काम भी कर रहा था। ये क्या करता है? फर्म के अंदर आता है, अपना पैसा देता है, काम कुछ नहीं करता। ये बोल के चला जाता है जब प्रॉफिट होगा तो मेरे को दे देना, लॉस होगा तो मेरे को दे देना, मैं काम नहीं करूंगा। उसको हम क्या बोलते हैं? स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। इसके बाद आता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है? ये बिल्कुल सेम होता है, फर्म के अंदर आता है, अपनी इन्वेस्टमेंट देता है, काम कर भी सकता है, काम नहीं भी कर सकता, प्रॉफिट भी लेगा, लॉस भी लेगा। बट जो जनरल पब्लिक है ना, उसको नहीं पता होगा कि ये पार्टनर इस फर्म का पार्टनर है। जैसे यहाँ पे एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, तो ये इंसान है, ये सीक्रेट पार्टनर है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा, इन्वेस्टमेंट देगा, काम करेगा, काम हो सकता है ना भी करे, प्रॉफिट भी लेगा, लॉस भी लेगा। लेकिन जो जनरल पब्लिक है ना, जो नॉर्मल पब्लिक है, उसको नहीं पता होगा कि ये जो सीक्रेट पार्टनर है, ये वाला जो पार्टनर है, ये क्या है? इस फर्म के अंदर पार्टनर है। अब ऐसा ये क्यों करते हैं? यार नहीं बताना चाहते ये फर्म को ये पार्टनर है, हो सकता है ये क्रिमिनल हो, ये हो सकता है इसकी जो इमेज है वो अच्छी ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीक्रेट पार्टनर बोलते हैं। इसके बाद आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? ये ना तो फर्म के अंदर आएगा, ना फर्म के को कोई इन्वेस्टमेंट देगा, ना ही फर्म के अंदर ये आके काम करेगा, ना ही फर्म का प्रॉफिट लेगा, लॉस लेगा। तो ये पार्टनर किस टाइप का हुआ? सिर्फ ये अपना नाम देगा फर्म को, नाम देगा फर्म को, मतलब कि सिर्फ ये जनरल पब्लिक को बताएगा, जो नॉर्मल टाइप की पब्लिक है उसको ये बताएगा कि भाई देखो मैं उस फर्म के अंदर पार्टनर हूँ। जबकि असली में ये ना तो पार्टनर है, ना ही इन्हें कोई इन्वेस्टमेंट दी है, ना ही इसने कुछ प्रॉफिट लिया है, ना ही इसने कुछ लॉस लिया है, ना ही ये उसके अंदर कुछ काम करता, ना ही ये उसके अंदर डिसीजन लेने में हेल्प करता। ये सिर्फ क्या करता है? इसने सिर्फ अपना नाम बता दिया जनरल पब्लिक को कि मैं उसका उस फर्म के अंदर पार्टनर हूँ। तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं। अब देखो ये जितने भी टाइप के पार्टनर है ना, एक ने क्या किया है? एक ने अपना नाम बता दिया, एक ने क्या किया है? अपना नाम छुपा लिया, एक काम कर रहा है, एक नहीं कर रहा। इनकी जितने की भी लाइबिलिटी होती है ना, वो अनलिमिटेड होती है। मतलब कि
अगर कल को फर्म को लॉस होता है, फर्म क्लोज होने पे आ जाती है और फर्म को क्रेडिटर्स के पैसे देने हैं, जो उसने लोन लिया हुआ था वो लोन वापस करना है, तो वहाँ पे क्या होगा, इन सारे पार्टनर्स को अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे, चाहे वो नॉमिनल हो, सीक्रेट हो, स्लीपिंग हो या एक्टिव हो। एक और टाइप का हमारे पार्टनर आता है पार्टनर बाय एस्टोबल। पार्टनर बाय एस्टोबल का मतलब क्या होता है? एक और टाइप का हमारा पार्टनर आता है पार्टनर बाय एस्टोबल। पार्टनर बाय एस्टोबल का मतलब क्या होता है? देखो, ये एक इंसान था ए नाम का, इसने बी को बोला कि बी देखो, ये जो फर्म दिख रही है यहाँ पे, ये जो फर्म दिख रही है यहाँ पे, एक पार्टनरशिप फर्म है, और इस पार्टनरशिप के फर्म के अंदर मैं क्या हूँ? पार्टनर हूँ। इस पार्टनरशिप के अंदर मैं क्या हूँ? एक पार्टनर हूँ। ये किसने बोला? ए ने बी को बोला। अगर हम असली में देखें तो ये पार्टनर है नहीं, ए जो है वो पार्टनर नहीं है। इसने क्या कर दिया? बी को झूठा झूठा बोल दिया कि ये जो फर्म दिख रही है इसके अंदर मैं पार्टनर हूँ। तो बी ने क्या किया? बी ने इसके झूठ की वजह से, क्योंकि ए ने बोला था, इस वजह से इसने इसको रॉ मटेरियल दे दिया। क्या दे दिया? रॉ मटेरियल दे दिया। अभी ये जो फर्म है ये बोल रही है कि यार मैं ना तुम्हारे पैसे वापस नहीं करूँगी, तुम्हारे पैसे वापस नहीं करूँगी। तो ये बी जाता है ए के पास। ए ने बोला, बी ने बोला कि यार ए तूने उस दिन कहा था ना तू पार्टनर है, इस वजह से मैंने तो रॉ मटेरियल दिया था ना, तो मैं बिल्कुल भी ना देता। तो अब क्या होगा? ए को इसके पैसे देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? ए तो बोल देगा अबे मैंने तो मजाक किया था, मैंने तो झूठ बोला था, लेकिन बेचारा बी तो फंस गया ना। तो यहाँ पे क्या आता है? पार्टनर बाय एस्टोबल। यानी कि ये जो ए है ना, ये जो ए है, स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में ये पार्टनर नहीं था, लेकिन इसने खुद से कुछ ऐसा एक्ट कर दिया जिसकी वजह से कोई दूसरे इंसान के पैसे फंस गए, कोई दूसरे इंसान को लॉस हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पार्टनर बाय एस्टोबल। यानी कि हम मान लेंगे ये जो ए है अब से ये पार्टनर है, जबकि ये पार्टनर था भी नहीं, इसने तो बेचारे ने एक मजाक किया था, इसकी वजह से क्या हुआ? बी के पैसे फंस गए। अब हम क्या मान लेंगे? ये जो ए है ये इस फर्म के अंदर पैसे पार्टनर है, और ये जो रॉ मटेरियल के पैसे देने के लिए फर्म मना कर रही है ना, ये पैसे भी इसको देने पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने बिना फालतू के किसी के साथ मजाक किया, उसके पैसे अटक गए, उसका इंटरेस्ट अटक गया, उसकी वजह से ये क्या हो गया? ये बन गया पार्टनर फर्म के अंदर। और इस टाइप के पार्टनर को हमने क्या बोला? इस टाइप के पार्टनर को हमने बोला पार्टनर बाय एस्टोबल। यानी कि उसने खुद से कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिसकी वजह से वो क्या बन गया? किसी भी फर्म के अंदर पार्टनर बन गया। अब आता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की भी कहानी थोड़ी सिमिलर सी है। यहाँ पे एक इंसान था, यहाँ पे एक इंसान था, ये ए था, ये बी था, यहाँ पे एक पार्टनरशिप फर्म थी, यहाँ पे एक इंसान था, ये था सी। ये जो ए था ये पार्टनर नहीं था। ए क्या था? ए पार्टनर नहीं था, लेकिन बी जो था, बी पार्टनर था फर्म के अंदर। ए जो है इस वाली फर्म के अंदर पार्टनर नहीं है, लेकिन जो बी है वो क्या है? इस फर्म के अंदर पार्टनर है। अब बी ने ए से बोला, सॉरी बी ने सी से बोला कि सी मुझे ना थोड़ा सा रॉ मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए? थोड़ा सा रॉ मटेरियल चाहिए। सी ने बोला यार मैं तुझे रॉ मटेरियल नहीं दे रहा। सी ने कहा कि मुझे रॉ मटेरियल तुझे देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तेरी फर्म को रॉ मटेरियल देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बी ने बोला कि यार एक काम कर, देख ये जो बंदा खड़ा है ना ए नाम का, ये भी मेरी फर्म के अंदर पार्टनर है। वहीं पे खड़ा था ए साइड में खड़ा हुआ था, लेकिन बी ने क्या बोला? बी ने उसके सामने ही बोल दिया कि यार ये जो बंदा खड़ा है ना यहाँ पे, ये मेरी फर्म के अंदर पार्टनर है। अब सी ने सोचा यार ये तो बहुत अमीर आदमी है, ये तो मेरे पैसे वापस दिलवा ही देगा। तो इन्हें बोला चल ठीक है मैं तुझे रॉ मटेरियल दे देता हूँ। इसने क्या किया? इसने इसको रॉ मटेरियल दे दिया। इसने इसको रॉ मटेरियल दे दिया। अभी फर्म जो कह रही है, फर्म कह रही है कि भाई मैं तेरे पैसे वापस नहीं कर रही, मेरे को तेरे पैसों से कोई मतलब नहीं है। सी किसके पास जाएगा? सी जाएगा ए के पास। ए से बोलेगा ए सर जो आप उस दिन खड़े थे ना वहाँ पे जब बी ने मेरे को बताया था, उस वजह से मैंने उन्हें जो अपना रॉ मटेरियल था वो दिया था। ए ने बोला क्या भाई मैं तो पार्टनर हुई नहीं, मैं तो बस वहाँ पे खड़ा था, मैं तो तुम्हारी बातें सुन रहा था, मैं तो पार्टनर हुई नहीं। तो अब बेचारा सी तो फंस गया। सी ने पैसे क्यों दिए थे? रॉ मटेरियल क्यों दिया था? ए की वजह से। लेकिन ए ने उस टाइम पे तो बोला नहीं। अब ए बोल रहा है कि मैं पार्टनर ही हूँ, तो सी तो फंस गया। अब यहाँ पे हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अगर कोई इंसान को कहीं पे बोलना चाहिए था कि वो वहाँ का पार्टनर नहीं है, वो उस फर्म का पार्टनर नहीं है, पर वो ऐसा नहीं करता, वो वहाँ पे नहीं बोलता, जिसकी वजह से किसी और के पैसे, किसी और का इंटरेस्ट, जैसे कि यहाँ पे सी का फंस गया, तो वो क्या हो जाएगा? वो दूसरा बंदा यानी कि ए क्या हो जाएगा? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। किसी इंसान को अगर बोलना चाहिए था कि मैं उस टाइप का वहाँ पे उस फर्म के अंदर पार्टनर नहीं हूँ और उसने नहीं बोला,
अगर किसी के उसकी वजह से पैसे फंस जाते हैं और किसी का इंटरेस्ट फंस जाता है, किसी के गुड्स फंस जाते हैं, किसी को कोई नुकसान हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो पार्टनर पार्टनर बन जाएगा। उस पार्टनर को हम क्या बोलेंगे, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अभी देखते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। जैसे ये इंसान है, इन्होंने क्या की होगी, पार्टनरशिप स्टार्ट की होगी। अभी इन्होंने जब पार्टनरशिप स्टार्ट की होगी तो ये क्या होगा, यहाँ पे इन्होंने अपने एग्रीमेंट साइन किया होगा कि भाई प्रॉफिट होगा तो इतना, लॉस होगा तो इतना, ए इतना मिलेगा, बी को इतना मिलेगा, सी को इतना मिलेगा। ए ये काम करेगा, बी काम ही नहीं करेगा, सी ये वाला काम करेगा, सी कभी कभी काम करेगा, ए रोज काम करेगा। इन्होंने क्या किया होगा, एग्रीमेंट किया होगा। तो उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स कंटेन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप में लीगली एनफोर्स, यानी कि ये लीगली एनफोर्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पार्टनरशिप डीड का मीनिंग पढ़ा। आप देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंटेंट आते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ फर्म, फर्म का नाम क्या होगा, ये सबसे देखेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर क्या होगा, लोकेशन कहाँ होगी, ड्यूरेशन यानी कि बिजनेस कितने दिन तक चलेगा, 1 साल 2 साल या अनलिमिटेड पीरियड। इन्वेस्टमेंट कितनी करेगा हर पार्टनर, ए कितना पैसा लाएगा, बी कितना लाएगा, सी कितना लाएगा। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, 1:2 में करेंगे, 2:1 में करेंगे। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन कौन सी होगी, यानी कि हर पार्टनर क्या काम करेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर वो कोई कैपिटल लाएगा तो उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कोई ड्रॉइंग यानी कि पैसे निकालेगा तो उसे कितना इंटरेस्ट देना होगा। प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन, अगर फर्म को बंद करने की बात आएगी तो उसका प्रोसेस क्या होने वाला है। मेथड ऑफ सोल्विंग डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि अगर लोगों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में लड़ाई होगी तो उसको कैसे सोल्व किया जाएगा। ये सारे मैटर्स क्या करेंगे, ये सारे पार्टनरशिप डीड के अंदर होने चाहिए। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन की। देखो ये एक डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई है। ये गवर्नमेंट है। अब इस गवर्नमेंट के पास इसको हमें क्या करवाना है, रजिस्टर करवाना है। अब ये बोलते हैं कि इसको आप रजिस्टर करवा भी सकते हो और नहीं भी करवा सकते, येस या नो, आपकी मर्जी है। आपको करवाना है तो करवाओ, आपको नहीं करवाना तो नहीं करवाओ। तो रजिस्ट्रेशन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन डिपेंड होता है। इसीलिए इसकी डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा था, मे लीगली एनफोर्स, मे यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी। हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है तो लीगली एनफोर्स हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना तो लीगली एनफोर्स नहीं होगा, यानी कि मे लीगली एनफोर्स, यानी कि जो ऑप्शनल होता है इसका रजिस्ट्रेशन। लेकिन हम प्रेफरेंस देते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर आप एक पार्टनरशिप खोल रहे हो ना, उसका एक एग्रीमेंट बना रहे हो, तो इसको हमारे पास रजिस्टर करवा दिया करो। अब हमारी गवर्नमेंट ऐसा क्यों बोलती है, उसको उसके लिए क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि उसके वो ऐसा क्यों बोलती है कि लोगों को फायदा होगा उसकी वजह से, तो वो हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर फर्म को रजिस्टर नहीं किया जाता, एग्रीमेंट को रजिस्टर नहीं किया जाता। सबसे पहला जो पार्टनर है ना, वो सूट फाइल नहीं कर सकता पार्टनर फर्म के ऊपर या फिर किसी और के ऊपर। सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। अभी यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे एक ये वाले इनकी फर्म है जिसके अंदर ये पार्टनर है, कौन, ए बी और सी। अभी यहाँ पे क्या हुआ ना, इन तीनों ने मिलके ना ए के साथ फ्रॉड कर दिया। ए के साथ क्या कर दिया, फ्रॉड कर दिया। लेकिन इनकी जो रजिस्टर पार्टनरशिप थी ना, वो रजिस्टर नहीं थी। पार्टनरशिप क्या थी, रजिस्टर नहीं थी। तो क्या ये इसके ऊपर केस कर सकता है, इसके ऊपर केस कर सकता है, इसके ऊपर केस कर सकता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनकी जो पार्टनरशिप थी वो क्या नहीं थी, वो रजिस्टर नहीं थी। तो इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है कि यार देखो, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हो, तुम पार्टनर्स बने हो, अच्छे दोस्त ही होंगे, एक दूसरे को जानते होंगे, लेकिन हम फिर भी बोलेंगे कि यार अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर करा लो। क्यों? अगर कल को किसी के साथ भी फ्रॉड होता है तो क्या कर सकते हो, तुम एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हो। इसी तरीके से अगर फर्म के साथ केस होता है, फर्म के साथ फ्रॉड होता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फर्म के साथ क्या किया है, फ्रॉड किया है। तो फर्म क्या कर सकती है, फर्म भी पार्टनर्स को स्यू कर सकती है और फर्म थर्ड पार्टी को भी स्यू कर सकती है। जैसे ये एक फर्म है, ये क्या है, यहाँ पे क्रेडिटर है, क्रेडिटर ने पैसे ले लिए लेकिन माल क्या दे दिया, माल घटिया दे दिया। तो यहाँ पे फर्म क्या कर सकती है, फर्म भी क्रेडिटर के ऊपर क्या कर सकती है, केस कर सकती है। लेकिन ये सब चीज़ें कब होगी, जब आप अपनी जो फर्म है उसको रजिस्टर कराओगे, आपकी जो पार्टनरशिप डीड है उसको क्या करवाओगे, रजिस्टर करवाओगे। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है देखो रजिस्टर कराओ मत कराओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हम फिर भी बोलेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन करा लो। क्यों? देखो, अगर पार्टनर्स के साथ कोई दिक्कत होती है तो पार्टनर दूसरे पार्टनर को केस फाइल कर सकते हैं, पार्टनर फर्म के साथ भी केस फाइल कर सकते हैं, जो फर्म है वो भी पार्टनर पे केस फाइल कर सकती है, और जो फर्म है वो थर्ड पार्टी के ऊपर भी केस फाइल कर सकती है अगर उसको लगता है उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो। अब पढ़ते हैं टॉपिक 3, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा बिजनेस जिसके कि सारे के सारे ओनर, सारे के सारे शेयर होल्डर, सारे के सारे मेंबर्स कौन है, एक फैमिली का पार्ट है।
एक ऐसा बिजनेस जिसके सारे के सारे मेंबर, ओनर, शेयर होल्डर कौन है, एक फैमिली का पार्ट है। अगर एक इंसान बाहर से आके बोलना चाहता है कि मैं इस फर्म का, इस ऑर्गेनाइजेशन का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का पार्ट बनना चाहता हूँ, तो वो बन पाएगा नहीं। उसको क्या कर दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का पार्ट कौन बन सकता है, केवल और केवल एक फैमिली बन सकती है, जो कि उस बिजनेस का कौन है, मालिक है, शेयर होल्डर है, मेंबर है, वगैरह वगैरह। 3 successive generation can be the member in the joint Hindu family business। एक हिंदू फैमिली बिजनेस में, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कितनी जनरेशन मेंबर बन सकती है, 3 जनरेशन मेंबर बन सकती है। अभी सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, क्या मेल और फीमेल दोनों मेंबर बन जाएंगे। सपोज एक मेल चाइल्ड होता है तो वो तो मेंबर बन जाएगा, ये तो नॉर्मली सबको पता होता है। लेकिन फीमेल चाइल्ड होती है तो क्या वो मेंबर बन जाएगी, बिल्कुल। पहले ये रूल था कि जो फैमिली फीमेल चाइल्ड होती है वो मेंबर नहीं बन सकती, वो बिजनेस का पार्ट नहीं है। लेकिन अभी से ये क्या रूल है, वो ये रूल है कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, बाय बर्थ वो क्या बन जाएगी, मेंबर बन जाएगी, को पेरेंट्स बन जाएगी। को पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एल्डर मेंबर को हम क्या बोलेंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। पहले क्या होता था, जो एल्डर मेंबर होता था ना, वो क्या होता था, कर्ता होता था। लेकिन एल्डर मेंबर केवल और केवल मेल्स में देखा जाता था, फीमेल्स में नहीं देखा जाता था। अभी वो रूल भी चेंज हो गया है। उस रूल के अंदर क्या हुआ है कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, जो भी एल्डर मोस्ट मेंबर होगा वो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको कर्ता बोलेंगे। कर्ता का मतलब क्या होता है, वो इंसान जो कि पूरे के पूरे बिजनेस की देखभाल करेगा, उसका डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा। वो चाहे मेल हो फीमेल हो, एल्डर मोस्ट यानी कि जो सबसे बड़ा होगा एज में, उसको हम क्या बोलेंगे, कर्ता बोलेंगे। अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है, देखो सबसे पहले मेल और फीमेल चाइल्ड है, बर्थ हो गया, ये मेंबर बन गए। सपोज मेल की शादी हो गई तो वो तो मेंबर रहेगा, लेकिन फीमेल की शादी हो गई तो क्या वो मेंबर रहेगी या फिर मेंबर नहीं रहेगी। तो पहले ऐसा रूल था कि ये जो फीमेल चाइल्ड था, फीमेल चाइल्ड होती थी, उसकी शादी के बाद वो मेंबर नहीं रहती थी। बर्थ में भी मेंबर नहीं रहती थी, उसके बाद शादी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं रहती थी। तो लेकिन अभी ये रूल क्या हो गया, अभी ये रूल हो गया है कि बर्थ के बाद भी फीमेल चाइल्ड मेंबर रहेगी, और अगर उसकी शादी हो जाती है तो उसके बाद भी वो उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस बिजनेस की क्या रहेगी, मेंबर रहेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं। अब देखते हैं इसके फीचर्स। एटलीस्ट 2 मेंबर, कम से कम 2 मेंबर चाहिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को बनाने के लिए। जो लाइबिलिटी है जो लाइबिलिटी होने वाली है वो कैसे होने वाली है, लिमिटेड होने वाली है। मतलब कल को ऑर्गेनाइजेशन बंद होने की नौबत आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिटर्स के पैसे देने हैं, लेकिन क्रेडिटर्स के पैसे देने के पास ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे नहीं है क्रेडिटर्स को पैसे देने के लिए। तो पैसे कौन देगा, क्या पैसे उसके मेंबर्स देंगे, नहीं, उसके मेंबर्स नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। लेकिन एक्सेप्ट करता, यानी कि कर्ता की लाइबिलिटी कैसी है, कर्ता की लाइबिलिटी अभी भी अनलिमिटेड है। तो क्या कर्ता पैसे देगा क्रेडिटर्स को पैसे देने के लिए, बिल्कुल देगा। किस में से देगा, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से देगा। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, बाकी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड। कंट्रोल कौन करेगा, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कर्ता करेगा। बिजनेस कंटिन्यू, डेथ ऑफ नेक्स्ट एल्डर मेंबर कॉल्ड कर्ता। देखो सपोज कर्ता की डेथ हो जाती है तो क्या बिजनेस भी खत्म हो जाएगा, नहीं। जो नया एल्डर मेंबर है, जो भी मेल है या फीमेल है, जो भी नया एल्डर मेंबर है, वो क्या बन जाएगा, वो नया कर्ता बन जाएगा। इसी तरीके से बिजनेस चलता रहेगा। उसकी डेथ हो जाएगी, कोई और कर्ता, उसकी डेथ कोई और कर्ता, इसी तरीके से बिजनेस चलता रहेगा। माइनर्स कैन ऑल्सो बी द मेंबर। माइनर यानी कि जो छोटे बच्चे, अभी देखो हमने अभी पढ़ा, अगर किसी भी बच्चे की बर्थ होनी चाहिए फैमिली के अंदर, वो अपने आप से मेंबर बन जाएगा। तो बर्थ होते ही क्या वो मेजर बन जाएगा, नहीं। वो बर्थ होने तक 18 साल तक तो माइनर ही रहेगा। तो माइनर भी क्या हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं। तो ये क्या हो गए, इसके फीचर्स हो गए। अभी मेरिट क्या क्या इसकी, अच्छी बात है, एफिशिएंट कंट्रोल। एक इंसान अगर डिसीजन लेता है ना तो कंट्रोल हमेशा एफिशिएंट रहता है। क्यों, क्योंकि उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। कॉन्टिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस। अब देखो कर्ता की डेथ हो गई, बिजनेस भी कर गया, नहीं। कर्ता की डेथ हो गई, कोई और कर्ता बनेगा, फिर कोई और, फिर कोई और, बिजनेस चलता चला जाएगा। बिजनेस कंटिन्यू हमेशा रहेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी, मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है, उन्हें पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। अगर फर्म डूब जाती है तो, फर्म बंद हो जाती है तो। इंक्रीज लॉयल्टी। अब देखो कोई भी मैं अगर कंपनी खोलूंगा तो बाहर से लोगों को हायर करूंगा, वो इतने लॉयल रहेंगे मेरे लिए जितने कि मेरे खुद के लोग रहेंगे, खुद के रिलेटिव्स रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो हमारी लॉयल्टी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लिमिटेशंस यानी कि क्या क्या बेकार बात है। लिमिटेड रिसोर्सेज। अब देखो जितनी फैमिली के पास पैसा है वो उतना ही पैसा फर्म के अंदर ला सकते हैं। अगर बाहर से वो लोगों को बुला लेते ना तो और पैसा आ सकता था, लेकिन बाहर से तो बुला ही नहीं सकते इसके लिए। तो इनकी लाइबिलिटी क्या है, सॉरी, इनके रिसोर्सेज क्या है, इनके पास पैसा क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, लिमिटेड है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। बेचारा कर्ता फंसा पड़ा है,
क्यों? क्योंकि कर्ता ही तो डिसीजन ले रहा है। अगर लॉस भी होगा तो किसकी वजह से होगा? कर्ता की वजह से। क्यों? क्योंकि कर्ता ने डिसीजन लिया होगा। तो कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये भी क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, कर्ता गलत डिसीजन लेकर उसको कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। क्यों? कर्ता केवल और केवल एक इंसान है जो कोई सा भी डिसीजन ले सकता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, देखो फैमिली के सारे जो भी मेंबर्स हैं वो अनपढ़ गंवार हैं, कुछ उनको आता नहीं है, ना तो उनको मैनेजमेंट आता है, कुछ नहीं आता, तो फर्म चल पाएगी? बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। बाहर से लोगों को ला नहीं सकते। तो ये भी क्या हो जाता है, एक डिसएडवांटेज होता जाता है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। अभी देखते हैं टॉपिक 4, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। हम सब तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो देखते ही होंगे, जो नहीं देखता वो जानता तो जरूर होगा। वहाँ के अंदर क्या है, वहाँ पे एक सोसाइटी है। सोसाइटी का नाम क्या है? गोकुलधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं, जिससे कि वो क्या कर सके, अपना वेलफेयर कर सके। बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं, जिससे कि वो क्या कर सके, अपना वेलफेयर कर सके। गोकुल धाम के अंदर क्या होता है? बहुत सारे लोग हैं। बीड़े क्या है, सेक्रेटरी बना हुआ है। अय्यर और पोपटलाल भी कुछ कुछ है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। सारे लोग क्या आए हैं, एक साथ आए हैं, एक साथ उन्होंने सोसाइटी बनाई है, जिससे कि वो अपना वेलफेयर कर सके। उस सोसाइटी का काम क्या है? जो भी उनकी सोसाइटी है, मतलब सोसाइटी इन द सेंस जो भी उनकी कॉलोनी है, जो भी उनका घर है, उसकी देखभाल कर सके, उसके अंदर जो भी डिसीजन है वो ले सके, उनका वेलफेयर कर सके। उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है? कंपलसरी रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसका प्रोसेस क्या होता है रजिस्ट्रेशन का? बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। एटलीस्ट 10 लोग चाहिए इसके अंदर हमें, अगर हमें कोई भी सोसाइटी फॉर्म करनी है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? उनके जो वोटिंग स्टेटस होते हैं, वोटिंग राइट होते हैं, सबके इक्वल होते हैं। गोकुल धाम के अंदर क्या है, कोई छोटा कोई बड़ा है? नहीं, हर कोई इक्वल है, हर किसी के डिसीजन इक्वल है। लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। स्टेबल एग्जिस्टेंस, देखो अगर मान लो जेठालाल कल को चला जाए, जो नया इंसान वहाँ पे आएगा ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएगा, तो वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो भी कभी भी खत्म नहीं होती, वो अपने आप चलती चली जाती है। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, यानी कि वो पैसों के लिए भी काम कर सकती है। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऐसी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। क्यों? लोगों में आपस में दरार नहीं आती, एक दूसरे से लड़ाई नहीं होती। ईजी ऑफ फॉर्मेशन, इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। मेरिट्स, यानी कि इसकी क्या क्या अच्छी बात है? इक्विटी वोटिंग राइट्स, सबके राइट्स क्या है? इक्वल है। लिमिटेड लाइबिलिटी, हर किसी की लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। स्टेबल एग्जिस्टेंस, कभी भी ये बंद नहीं होने वाली। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, इकोनॉमी इन ऑपरेशन यानी कि जितने भी काम है वो अच्छे से चलते चले जाएंगे। गवर्नमेंट भी क्या करती है? इसकी सपोर्ट करती है। इसका फॉर्मेशन भी क्या है? बहुत ज़्यादा ईजी है। लिमिटेशन, इसके जो रिसोर्सेज है वो क्या है? लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि लिमिटेड मेंबर है तो लिमिटेड ही रिसोर्सेज होंगे। हर कोई थोड़े थोड़े पैसे ला सकता है बाहर से, तो कोई आगे कोई पैसे दे नहीं सकता, इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता। इन एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसी हो सकती है। सपोज गोकुल धाम का हम एग्जांपल लेते हैं, वहां पे किसी ऐसे इंसान की जरूरत पड़ गई जिसको कि कोई स्पेसिफिक स्किल चाहिए थी, तो वहां पे आके कोई भी मेंबर बन जाएगा? कोई भी इंसान आके वहां पे काम करने का लगेगा? नहीं। कौन काम करेगा? केवल और केवल जो सोसाइटी के लोग होंगे वही तो काम कर सकेंगे। तो मैनेजमेंट की जो स्किल है वो भी क्या हो जाती है? थोड़ी सी इनएफिशिएंट हो जाती है। हो सकता है किसी को काम करना ना आता हो, तो भी उन्हें क्या करना पड़ेगा? मजबूरी में काम करना पड़ेगा। लेक ऑफ सीक्रेसी, यानी कि जो उनकी इन्फॉर्मेशन है वो लीक होने का डर होता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान को सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी। जेठालाल कल को बेड़े के पास जाके क्या कर सकता है? कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकता है सोसाइटी के बारे में। गवर्नमेंट कंट्रोल, कभी कभी इसको क्या करती है? गवर्नमेंट पे कंट्रोल करती है। डिफरेंसेस इन ओपिनियन, अभी देखो तारक मेहता में कितनी लड़ाई होती रहती है। क्यों? क्योंकि उनके ओपिनियंस एक दूसरे से मैच नहीं करते। इसका मतलब ओपिनियंस में क्या आ जाता है? कभी कभी डिफरेंस आ सकता है। टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी कितनी टाइप की होती है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करती है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करती है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्या करती है? जो छोटे फर्म होता है उनके प्रोडक्ट को क्या करती है? मार्केट करती है। उनके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन किस तक पहुंचाती है? आम पब्लिक तक पहुंचाती है। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर को प्रोटेक्ट करती है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्या करती है? कम इंटरेस्ट में क्या देती है? लोन देती है। कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटी, ये क्या करती है? हाउसिंग, अभी गोकुल धाम कौन सा है? कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटी तो है। तो टॉपिक 5 हमारे पास आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? नॉर्मली जितनी भी हम कंपनीज देखते हैं ना, वो सब जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है। जैसे रिलायंस, टाटा, आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर जितनी भी कंपनीज आती है, जो भी एयरटेल, जियो, जितनी भी आप कंपनीज देखते हो ना, वो सारी की सारी कंपनीज कौन सी होती है? जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या है? जितनी भी आसपास हम कंपनी देखते हैं उसको हम जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। अभी के लिए इसकी डेफिनेशन हम नहीं पढ़ रहे, क्या हमें डेफिनेशन पढ़नी है? डेफिनेशन
थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अभी के लिए इसके सबसे पहले फीचर्स देखते हैं। हमें जनरल मीनिंग समझ में आ गया, जो भी हमारे आसपास कंपनीज है वो कौन सी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है। सबसे पहले आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि कंपनी भी ना एक इंसान की तरह काम करती है। जैसे सपोज यहाँ पे एक इंसान है, इसने क्या किया, इसने एक कंपनी सेटअप की है। अब ये जो इंसान है ना, ये इस कंपनी का मालिक नहीं है, कंपनी खुद में एक इंसान है। इंसान कैसी है, आर्टिफिशियल, जिसको कि बनाया गया है। हम इंसान कैसे हैं, हम बायोलॉजिकल इंसान है, लेकिन ये कंपनी कैसी है, आर्टिफिशियल, जिसको कि इंसानों ने बनाया है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो हम कंपनी को क्या मानते हैं, कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं। सपोज रिलायंस को मैंने लोन दिया, अब रिलायंस बोल रहा है कि लोन मैं तुम्हें लोन वापस नहीं करूंगी। रिलायंस बोल रही है तो मैं जाकर मुकेश अंबानी को पकड़ूंगा, नहीं, मैं जाकर किसी को पकड़ूंगा, सिर्फ और सिर्फ कंपनी को। क्यों, क्योंकि कंपनी खुद में एक इंसान है। सपोज मैंने किसी बच्चे को लोन दिया, बच्चा कह रहा है मैं अब लोन वापस नहीं करूंगा, तो मैं जाके उसके पापा को पकड़ूंगा, नहीं, मैं खुद से जाके उस बच्चे को पकड़ूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने उस बच्चे को लोन दिया था। तो इस इंसान ने इस कंपनी को बनाया है, लेकिन ये इसका मालिक नहीं है। ये कंपनी क्या है, ये कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब भी वही है, क्या, कि ये जो इंसान है, इसने अगर इस कंपनी को बनाया है तो क्या इसका मालिक हो गया, नहीं, ये जो कंपनी है इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है इन द आइज ऑफ लॉ। मतलब अगर हमें केस करना होगा, सपोज यहाँ पे एक इंसान है, इसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ है, ठीक है, तो इसको केस करना होगा, तो ये किस पे करेगा केस, ये इस पे करेगा केस, कंपनी के ऊपर, या फिर डायरेक्टली कंपनी के मालिक के ऊपर। कंपनी का तो कोई मालिक ही नहीं है, तो ये किस पे करेगा, मालिक के ऊपर ना करके कंपनी केस करेगा डायरेक्टली कंपनी के ऊपर। इसके बाद फॉर्मेशन टाइम कंज्यूमिंग। अभी देखो कंपनी को खोलने के लिए ना बहुत ज़्यादा कंप्लाइंस करना पड़ता है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। परपेचुअल सक्सेशन, देखो सपोज ये एक इंसान है, इसकी ये एक कंपनी है, अभी यहाँ पे ना इनको एक हाउस खरीदना है, हाउस नहीं ऑफिस खरीदना है। तो ये जो कंपनी है, इसको ये वाला ऑफिस खरीदना है, तो ये जो ऑफिस है ये अपने नाम पे खरीदेगी या फिर ये इस इंसान के नाम पे खरीदेगी, ये अपने नाम पे ऑफिस को खरीदेगी या इस इंसान के नाम पे ऑफिस को खरीदेगी। अगर आप देखोगे किसी का भी बिजनेस होगा ना घर में, तो उसको पता होगा जितनी भी वो बिजनेस के अंदर कंपनी के अंदर जितनी भी परचेज करते हैं, सेल करते हैं, वो सारी की सारी सेल कंपनी के नाम से होती है, ना कि इस वाले इंसान के नाम से जिसने इस कंपनी को बनाया है। तो वो क्या करेगी, वो सारे का सारे प्रॉपर्टी किसके नाम से खरीदेगी, कंपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ अपने नाम से खरीदेगी। तो ये क्या है, ये यहाँ पे इसका कौन सा फीचर हाईलाइट होता है, परपेचुअल सक्सेशन। यानी कि अगर कंपनी को कोई भी केस लड़ना है, कंपनी को कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, कंपनी को कोई भी प्रॉपर्टी बेचनी है, तो वो किसके नाम से होगा, शेयर होल्डर के नाम से नहीं होगा, प्रमोटर के नाम से नहीं होगा, उसके मालिक के नाम से नहीं होगा, किसके नाम से होगा, सारा का सारा काम कंपनी के नाम से होगा। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर। कंट्रोल और मैनेजमेंट किसके हाथ में है, कंट्रोल और मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि देखो जो कंपनी होती है ना, वो अलग अलग पार्ट में फॉर्म हुई रहती है। कैसे, सबसे पहले हमारे पास आते हैं शेयर होल्डर्स। कौन आते हैं सबसे पहले हमारे पास, शेयर होल्डर्स। उसके बाद हमारे पास आती है कंपनी, उसके बाद हमारे पास आती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अभी जो कंपनी है ना, ये कौन है, शेयर होल्डर्स। इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया होगा। किस कंपनी को स्टार्ट किया होगा, इस कंपनी को। अभी ये इसके मालिक है नहीं, हमने अभी देखा कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो इन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया। अब ये जो इंसान है ना, जरूरी नहीं है ये इंसान कंपनी के अंदर सारा का सारा काम करेंगे। कंपनी के अंदर काम कौन करेगा, कंपनी के अंदर काम करने के लिए ये किसको डायरेक्ट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ये किसको अपॉइंट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो कंपनी के अंदर काम कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारा काम करेंगे। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम क्या मान के चलते हैं कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अगर ये शेयर होल्डर भी होता है, उसके बाद भी इसको हम क्या करेंगे, इसको हम शेयर होल्डर भी बोल सकते हैं, इसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बोल सकते हैं। तो कंपनी की फॉर्मेशन किस टाइप से होती है, कंपनी बनी हुई किस टाइप से होती है, सबसे पहले आते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, कंपनी को बनाते हैं और उसे ऐसे छोड़ देते हैं, कंपनी को बना के छोड़ देते हैं। उसके बाद ये कंपनी बन जाती है। कंपनी के अंदर फिर कौन अपॉइंट होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी के अंदर क्या करना पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। वो
सारा का सारा काम कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो सारा का सारा काम करते हैं। तो कंपनी की दिखती किस टाइप से है कंपनी? सबसे ऊपर शेयर होल्डर, फिर कंपनी आती है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? पैसे लगा के घूम रहे हैं आराम से। कंपनी क्या है? कंपनी चल रही है। कंपनी को चलाएगा कौन? जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे वो सारे के सारे लोग कंपनी को चलाएंगे। यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी है, कंट्रोल और मैनेजमेंट कौन करेगा? सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल और मैनेजमेंट करेंगे। लाइबिलिटी क्या होने वाली है? लिमिटेड होने वाली है। अब देखो, सपोज ये वाले शेयर होल्डर्स है, ठीक है। अब इसी ये जो कंपनी है इसने एक फ्रॉड कर दिया। क्या कर दिया? एक फ्रॉड कर दिया। इसने कंपनी ने एक फ्रॉड कर दिया। अभी भाई ये जो लोग हैं ना, शेयर होल्डर्स है, इनके पास तो बहुत पैसा होगा, तो ये तो यूएसए में आराम से अपनी छुट्टियां हॉलीडे एंजॉय कर रहे थे। फ्रॉड किसकी वजह से हुआ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वजह से हुआ। तो अब मेरे को ये बताओ कि इनकी कोई गलती है? भाई इन्होंने तो पैसा लगाया, घूमने लगे। फ्रॉड किसने किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फ्रॉड किया। यानी कि इस फ्रॉड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इस फ्रॉड के लिए रिस्पॉन्सिबल ये लोग हैं या फिर ये वाले लोग हैं? इस फ्रॉड के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑफ कोर्स ये वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने किया था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने, ऊपर वालों ने क्या किया? इन्होंने तो पैसे लगाए और ये चले गए। तो अगर कंपनी क्या है? कंपनी अपने आप में एक दूसरी इंसान है। इसका मतलब जो भी ये फ्रॉड होगा वो कौन होगा? वो क्या करेगा? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारा का सारा फ्रॉड करेंगे अगर कोई भी फ्रॉड कंपनी के अंदर होता है। इसका मतलब अगर कंपनी लॉस में जाती है तो भी किसकी वजह से जाएगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। प्रॉफिट में जाती है तो भी किसकी वजह से जाएगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वजह से जाएगी। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी है वो क्या होने वाली है? लिमिटेड होने वाली है। उनकी लाइबिलिटी क्या होने वाली है? लिमिटेड होने वाली है। मतलब कि अगर कल को कंपनी लॉस में चली जाती है और कंपनी को हमें क्लोज करना पड़ जाता है। क्या करना पड़ता जाता है? क्लोज। अभी कंपनी को क्या करनी है? अपनी सारी की सारी लाइबिलिटी देने के लिए पैसे चाहिए। तो वो पैसे कौन देगा? क्या वो सारे के सारे पैसे शेयर होल्डर्स देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से लॉस थोड़ी ना हुआ है। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या होता है? थप्पा स्टैम्प। हर कंपनी का क्या होता है? कॉमन सील होती है। रिस्क शेयर होल्डर्स। जितना भी रिस्क होता है शेयर होल्डर्स का। सपोज कंपनी कल को प्रॉफिट नहीं कमा पा रही तो पैसा किसका लगाया हुआ है? शेयर होल्डर्स का। रिस्क किसका है? शेयर होल्डर्स का। प्रॉफिट कमा रही है तो भी शेयर होल्डर्स का। अब देखते हैं इसके मेरिट्स क्या क्या अच्छी चीज़ है। लिमिटेड लाइबिलिटी। सबसे पहले लाइबिलिटी लिमिटेड है, पार्टनर्स को पैसे देने की जरूरत नहीं है, सॉरी शेयर होल्डर्स को। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ये अपने शेयर बेच सकते हैं, यानी कि अपनी कंपनी को किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। परपेचुअल एक्सिस्टेंस। अगर मान लो शेयर होल्डर की डेथ हो गई तो क्या कंपनी चलती रहेगी या कंपनी रुक जाएगी? कंपनी ऑफ कोर्स चलती रहेगी। उसको हम क्या बोलते हैं? परपेचुअल सक्सेशन बोलते हैं। कंपनी शेयर होल्डर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कंपनी तो अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है। परपेचुअल सक्सेशन इसका फीचर है, वो आराम से अपने आप चलती चली जाएगी। जो ये फीचर्स के अंदर परपेचुअल सक्सेशन था ना, इसका भी सेम मतलब था और मेरिट्स के अंदर भी सेम मतलब है। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। सपोज कंपनी को बड़ा होना है, हो सकती है। क्यों? सपोज ये जो इंसान है इसके पास किसी भी कंपनी का 100% शेयर होल्डर्स है। अब इसको पैसे की ज़रूरत है तो ये क्या करेगा? ये जो अपना 20% है इसको सेल कर देगा। शार्क टैंक के अंदर क्या होता है? वो अपनी शेयर होल्डिंग से तो सेल करने आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? कंपनी को बड़ा भी कर सकते हैं, पैसे ला सकते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या होता है? मैनेजमेंट प्रोफेशनल होता है। प्रोफेशनल लोग काम करते हैं कंपनी के अंदर। क्योंकि कंपनी के पास पैसा ज़्यादा है तो वो प्रोफेशनल को हायर कर सकता है ना। अब देखते हैं लिमिटेशंस इसकी क्या क्या पे करवाते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। क्या फॉर्मेशन में ना बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। लैक ऑफ सीक्रेसी, यानी कि हर इंसान को क्या करना पड़ता है? अपनी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो इंटरनेट पे अपलोड करनी पड़ती है, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोड करनी पड़ती है, अपनी पर्सनल वेबसाइट पे भी अपलोड करनी पड़ती है। यानी कि उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाती है? मार्केट के अंदर लीक हो जाती है। इन पर्सनल वर्क एनवायरमेंट, यानी कि जो भी काम होगा वो पर्सनली नहीं करेंगे। सपोज ये जो मुकेश अंबानी है, इनकी कितनी सारी कंपनी है, अलग अलग टाइप की कंपनी है, बहुत सारी कंपनी चल रही है। हर कंपनी में जाके ये काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कंपनी के अंदर लेकिन सोल प्रोप्राइटर कर सकता है। इसके अंदर क्या होता है? इम्पर्सनल होता है। किसके अंदर? कंपनी के अंदर। न्यूमेरियस रेगुलेशंस। इतनी रेगुलेशंस होती है, इतनी रेगुलेशंस होती है कि उसके अंदर ही कंपनी का बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता है। डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग करने में बहुत ज़्यादा डिले होता है। सपोज ये जो रिलायंस इंडस्ट्री है, इसको कोई डिसीजन लेना है, उसको कितना टाइम लगेगा, कितने सारे लोगों से पूछना पड़ेगा ये एक डिसीजन लेने के लिए। तो उसमें भी क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ओलीग्राफिक। ओलीग्राफिक यानी कि स्मॉल ग्रुप कंट्रोल करते हैं। अब ये जो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री है, इसको क्या कर रहे हैं? छोटे 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 बहुत सारे ग्रुप क्या कर रहे हैं? पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। सपोज ये जो शेयर होल्डर्स थे इनके बीच में लड़ाई हो गई, इनके बीच में क्या हो गई? इनके बीच में फाइट हो गई। तो अब ये क्या करेंगे? ये ऑर्गेनाइजेशन बंद हो सकती है या फिर जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर बेच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट का डर भी बना रहता है हमेशा।
अभी देखो, स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी ना, अभी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। किसके अंदर पढ़ेंगे? कंपनीज के टाइप में। कंपनी कितने टाइप की होती है? कंपनी 3 टाइप की होती है। एक तो प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है, और एक वन पर्सन कंपनी होती है। तो कंपनी कितनी होती है? 3 टाइप की। अब एक एक करके पढ़ते हैं तीनों के अंदर क्या लिखा है। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्ट करती है राइट टू ट्रांसफर, यानी कि जो अपने शेयर बेच के किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर मैं शेयर होल्डर हूँ तो मैं अपने शेयर किसी को भी नहीं बेच सकता। ठीक है। दूसरी चीज़, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 मेंबर होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के अंदर। नोट इनवाइट पब्लिक। पब्लिक यानी कि सेबी के थ्रू, जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर मैं अपने शेयर लिस्ट नहीं कर सकता अगर मेरी एक प्राइवेट कंपनी है तो। नेसेसरी टू यूज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मुझे अपने नाम के आगे क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा। जैसे मेरे अगर कंपनी का नाम है गुरुकुल, तो गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसा में करके मेरे को लिखना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। प्रिविलेजेस ऑफ लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं? सबसे पहले, केवल और केवल 2 इंसान के साथ आप इसको फॉर्म कर सकते हो। नो नीड ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस यानी कि, प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? जब भी किसी भी कंपनी को अपने जो शेयर्स हैं ना, वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने पड़ते हैं, तो उसको क्या चाहिए होता है? उसको प्रोस्पेक्टस चाहिए होता है। प्रोस्पेक्टस के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी के बारे में, और कौन से शेयर है, किस टाइप के शेयर है, कितने शेयर है, कितने शेयर का प्राइस है, वो सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है। तो जो पब्लिक कंपनी होती है, जो स्टॉक एक्सचेंज पे कर सकती है, उसको प्रोस्पेक्टस चाहिए ना। प्राइवेट कंपनी तो स्टॉक एक्सचेंज पे पब्लिक को अपने शेयर दे ही नहीं सकती, तो क्या उसको प्रोस्पेक्टस की जरूरत है? नहीं जरूरत। तो ये प्राइवेट कंपनी का फायदा हो जाता है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब क्या होता है ना, सपोज आपका स्टॉक एक्सचेंज एक, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है सपोज। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इस कंपनी को अगर अपने शेयर्स लिस्ट करने हैं, अपने शेयर्स क्या करने हैं? लिस्ट करने हैं। तो उसने अगर 1000 शेयर्स लिस्ट करे, तो सेबी का एक रूल है कि जो तुम्हारे शेयर है ना, वो एटलीस्ट 90% सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। अगर तुम्हारे शेयर 89% भी सब्सक्राइब होते हैं ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 89% लोगों का पैसा वापस देना पड़ेगा। तुम्हारे जो शेयर्स हैं उनको तुम नहीं बेच सकते अपनी पब्लिक को, और ये जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर तुमने लिस्ट किया है वो भी तुमको हटाना पड़ेगा। क्या रूल है सेबी का? 90% एटलीस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो स्टॉक एक्सचेंज पे कर सकती है? नहीं कर सकती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। नो नीड टू हैव 2 डायरेक्टर। उसको डायरेक्टर भी रखने की जरूरत नहीं है, एक डायरेक्टर से काम कर चल जाएगा। नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंडेक्स ऑफ नंबर। अभी कंपनी को क्या होता है ना, कंपनी के जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, ये वाले, इसका ना एक रजिस्टर बनाना पड़ता है, जिसमें कि शेयर होल्डर का नाम, उसकी डिटेल, किसके पास कितने शेयर है, कौन सा शेयर होल्डर ने कितनी इन्वेस्टमेंट दी है, सब कुछ लिखना पड़ता है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है उसके अंदर उसके पास ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं होती। अगर पब्लिक कंपनी होती है तो उसको बनाना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी को नहीं बनाना पड़ता। ये जो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है, वो इसकी प्रिविलेजेस है ना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंस है, इसको याद कर लेना अच्छे से। अब देखते हैं पब्लिक कंपनी की क्या डेफिनेशन होती है। पब्लिक कंपनी के अंदर सबसे पहले मैक्सिमम 7, मिनिमम 7, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती, इतने मेंबर्स होते हैं। उसके बाद उसको 3 डायरेक्टर्स एटलीस्ट अपॉइंट करने पड़ते हैं। डायरेक्टर्स कौन से? ये वाले डायरेक्टर्स। एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। अब मैं एक प्राइवेट कंपनी का मेंबर हूँ, मेरे पास 50% शेयर होल्डिंग है, मैं चाहता हूँ यार मुझे इस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपनी शेयर होल्डिंग बेच दूँ, बेच सकता हूँ? नहीं बेच सकता। लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर बेच सकते हैं, ऑफकोर्स बेच सकते हैं। नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग पब्लिक। अब मैं क्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर लिस्ट कर सकता हूँ? ऑफकोर्स कर सकता हूँ, अगर मैं प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी हूँ तो। अगर मैं प्राइवेट कंपनी हूँ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। अगर मैं प्राइवेट कंपनी हूँ तो नहीं कर सकता, पब्लिक कंपनी हूँ तो ऑफकोर्स कर सकता हूँ। अब आती है 1% कंपनी। इसके नाम से हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो शेयर होल्डर होगा वो कितना होगा? केवल और केवल एक शेयर होल्डर होगा, यानी कि सिंगल पर्सन 100% शेयर होल्डिंग होल्ड करेगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? नेचुरल पर्सन। जो एक इंसान है वो क्या होना चाहिए? नेचुरल पर्सन होना चाहिए। रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो ना हो चलेगा, लेकिन इंडिया का सिटीजन जरूर होना चाहिए। एक पर्सन शेयर होगा 1% कंपनी के अंदर। केवल और केवल 1% हो सकता है। अगर 2% हो जाएगा तो वो 1% कंपनी नहीं रहेगी।
एक डायरेक्टर, इसके अंदर भी क्या लिमिटेशन है कि एक डायरेक्टर हमें अपॉइंट करना पड़ेगा। एक नॉमिनी, मतलब कि अगर जो मेन शेयर होल्डर है उसको कुछ हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, वो क्या हो जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है, उसके साथ और भी कोई दिक्कत हो जाती है, तो उसकी जगह कौन ले सकता है, उसका नॉमिनी ले सकता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक नॉमिनी भी अपॉइंट करना पड़ेगा। नॉमिनी का मतलब क्या होता है, एक वो इंसान, अगर मेन इंसान को कुछ हो जाता है, ओनर को कुछ हो जाता है, 100% शेयर होल्डिंग जो होल्ड कर रहा है उस पर्सन को कुछ हो जाता है, तो उसकी जगह नॉमिनी आ सकता है और वो काम कर सकता है। अ पर्सन, एक पर्सन एक ही कंपनी के अंदर मेंबर हो सकता है और एक पर्सन एक ही कंपनी के अंदर नॉमिनी बन सकता है। द मेंबर कैन चेंज द नॉमिनी, मेंबर क्या है, नॉमिनी को चेंज कर सकता है। मैं चाहता हूँ आज इसे नॉमिनी बनाऊँ, मैं चाहता हूँ कल को इसे नॉमिनी बनाऊँ। वन पर्सन कंपनी फ्री फ्रॉम कंप्लाइंट रिक्वायरमेंट्स, बहुत सारी रिक्वायरमेंट से वन पर्सन कंपनी बच जाती है, उसका फ़ायदा हो जाता है। वन पर्सन कंपनी को क्या लिखना पड़ता है, सपोज मेरे पास गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ओपीसी लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर। ये मेरी क्या है, ये मेरी कंप्लाइंस है। अगर कोई भी 1% कंपनी है तो उसे नाम के बाद क्या लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर ओपीसी लिखना बहुत ज़रूरी है। ओपीसी का मतलब 1% कंपनी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, टॉपिक 6 हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी को हम कैसे बना सकते हैं, कंपनी का मतलब क्या हो रहा है, जॉइंट स्टॉक कंपनी की हम बात कर रहे हैं, इसको हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन हम देखेंगे, फॉर्मेशन कैसे करेंगे। प्रमोशन, प्रमोशन यानी कि प्रमोटर्स, प्रमोटर्स का मतलब क्या होता है, प्रमोटर्स का मतलब अगली लाइन में हमको दिया गया है। प्रमोटर वो इंसान होता है जो कि कंपनी को स्टार्ट करता है। जैसे अगर मैं एक कंपनी स्टार्ट करता हूँ, मैंने गुरुकुल अपनी कंपनी को स्टार्ट किया है, तो वो क्या है, मैं एक क्या हूँ, इस कंपनी का प्रमोटर हूँ, यानी कि मैंने इस कंपनी को क्या किया है, स्टार्ट किया है। प्रमोटर्स करते क्या है, प्रमोशन करते हैं। प्रमोटर्स का काम क्या होता है, सबसे पहले प्रमोटर्स आइडिया लेके आएगा कि इस तरीके से मैं बिजनेस बनाऊंगा। दूसरा चीज़, वो उसको रजिस्टर करवाएगा, तो प्रमोटर क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं। इसके बाद इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन यानी कि रजिस्टर करवाएगा गवर्नमेंट के पास। सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल, अब उसे स्टार्ट करने में इन्वेस्टमेंट लगेगी, तो इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। 100% वो ला सकता है, अगर 50% कोई और से मंगानी है तो कोई और से भी ला सकता है। प्रमोशन के अंदर कौन सा काम आता है, सबसे पहले बिजनेस आइडिया लेगा, उसके बाद बिजनेस आइडिया आएगा, उसके बाद वो इनिशिएटिव लेगा कि मैं क्या करूंगा, अपनी कंपनी को फॉर्म करूंगा। प्रमोटर का मतलब हमने पढ़ लिया, ये किस में दिया गया है, सेक्शन 69 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। प्रमोटर के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या काम होते हैं। आइडेंटिफाइंग ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उसे पता चलेगा कि एक बिजनेस में बना सकता हूँ, वो स्टडी करेगा अलग अलग टाइप के, टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल। उसके बाद वो नेम अप्रूवल कराएगा, यानी कि कंपनी का नेम अप्रूव कराएगा कि ये कंपनी का मेरा नाम होने वाला है। उसके बाद वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिखेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, 5 मिनट बाद। अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिखेगा। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशन बनाएगा, प्रोफेशनल्स रखेगा, जो भी लोगों को काम करने की जरूरत होगी वो क्या लाएगा, उन्हें बुला के लाएगा। नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कौन लाएगा, प्रमोटर लाएगा। कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन दोनों के बारे में अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे। कंसल्ट ऑफ डायरेक्टर, जितने भी डायरेक्टर्स हम अपॉइंट करने वाले हैं, डायरेक्टर्स हम कौन से अपॉइंट करते थे, बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर हम क्या करते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते थे। तो जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं उनको हमें कंसेंट चाहिए कि हम आपको एज अ डायरेक्टर इस कंपनी में अपॉइंट करने वाले हैं। अब आफ्टर ऑल कंपनी के अंदर जो भी होगा उसके वो किसके सर पे आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंसेंट जरूरी है या नहीं, तो उन्हें उनका हमें कंसेंट चाहिएगा। एग्रीमेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, अगर हमें मैनेजर्स कर रहा है तो उसके पास हमें एग्रीमेंट भी लेना पड़ेगा। स्टेट्यूटरी डिक्लेरेशन, यानी कि हम ऐसा कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, तो हमको अब एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि हम ये कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, हम सारे एथिकल काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, बढ़िया बढ़िया। पेमेंट ऑफ फीस, अगर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई फीस चाहिए तो वो भी हमको देनी पड़ती है। तो ये क्या चाहिए, ये सारे के सारे हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अ नेम इज कंसिडर अनडिजाइनेबल, यानी कि जो भी नाम हम कंपनी का रखने वाले हैं गवर्नमेंट उसे रिजेक्ट कर सकती है। क्यों, अगर वो आइडेंटिकल यानी कि पहली किसी कंपनी से सेम होगा। दो, मिसलीडिंग, अगर इंसान को मिसलीड करेगा, जैसे सपोज एक कंपनी है, उसका नाम मैंने लिख दिया ऑयल लिमिटेड, अब मैं क्या सोचूंगा कि ये ऑयल बनाती होगी, लेकिन ये क्या करती थी, ये वाटर बनाती थी, तो ये क्या हो गया, एक मिसलीडिंग नाम हो गया, तो इसको भी गवर्नमेंट रिजेक्ट कर सकती है। वॉयलेशन, अगर वो कोई भी वॉयलेशन करेगी, कोई भी लीगल टर्म दौड़ेगी, तो उसको भी क्या कर सकते हैं, अनडिजायरेबल गवर्नमेंट हटा सकती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि कंपनी क्या क्या फ्यूचर में करने वाली है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का गोल क्या है।
जैसे कंपनी के अंदर लिखा हुआ है कि कंपनी ना केवल और केवल वुड का बिजनेस करेगी। किसका काम करेगी? वुड का बिजनेस करेगी। तो ये क्या लिखे कि ये क्या है? कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव है। ये किसके अंदर लिखा होगा? कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा होगा। अब ये लिखवाती क्यों है? गवर्नमेंट क्यों बोलती है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाओ? सपोज कोई शेयर होल्डर है, ये एक शेयर होल्डर है ये इंसान। अब इसको क्या करना है? इस वाली कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है। अगर ये इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ लेगा ना, तो उसको पता चल जाएगा कि यार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी ने ये सब कुछ लिखा है, तो इसका मतलब कंपनी ये सब कुछ कर सकती है। तो उसे कंपनी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। तो इसीलिए हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं? कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं कि कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं, कंपनी क्या क्या फ्यूचर में करने वाली है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर हम क्या लिखते हैं? नेम क्लोज, यानी कि कंपनी का नाम, रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ होने वाला है, ऑब्जेक्टिव, कंपनी का क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला है, क्या क्या वो करने वाली है, लाइबिलिटी, कितनी लाइबिलिटी होगी, 1,000 करोड़ वो उधार लेगी, 1 करोड़ वो उधार लेगी, या फिर कितना वो उधार लेगी, कैपिटल क्लोज, कितनी कैपिटल रखेगी, एक इंसान के पास मैक्सिमम कितनी कैपिटल हो सकती है, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ हम किसके अंदर लिखेंगे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखेंगे। इसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या होता है? रूल्स एंड रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी के अंदर जितना भी मैनेजमेंट होने वाला है उसके रिगार्डिंग रूल्स किस में लिखे होंगे? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे सारे एम्प्लॉयज़ 9 बजे आ जाए, या फिर 9 से 10 के बीच में हमेशा आ जाए, 5 से 6 के बीच में एम्प्लॉयज़ की छुट्टी हो जाएगी, या फिर एम्प्लॉयज़ की इतनी सैलरी हो सकती है, इस वाले पोस्ट के एम्प्लॉय को इतनी सैलरी मिलेगी। ये सब कुछ कहाँ लिखा जाएगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। पोजीशन ऑफ प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या क्या करता है? प्रोमोटर ट्रस्ट नोर एजेंट। प्रोमोटर ना तो ट्रस्ट होता है ना एजेंट होता है। मतलब कि अगर प्रोमोटर कुछ करता है इन कॉर्पोरेशन से पहले, ये कंपनी बन गई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्रोमोटर कंपनी बना रहा था, यहाँ पे क्या हो गई? कंपनी बन गई। इस लाइन से पहले अगर प्रोमोटर कुछ भी करेगा तो उसका सारा का सारा जिम्मा किसे दिया जाएगा? प्रमोटर को। लेकिन इस लाइन के बाद अगर कुछ भी होता है ना, तो प्रमोटर उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। प्रमोटर बोलेगा भाई मैंने कंपनी बना दी, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछो क्या दिक्कत हो रही है कंपनी के अंदर। इसके बाद लाइबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि ये लाइन थी, यहाँ पे कंपनी बन गई, यहाँ पे प्रमोटर कंपनी बना रहा है, तो प्रमोटर किसके लिए लाइबल है? यहाँ पे लिए। मतलब कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वो इस पोर्शन में करेगा उसके लिए तो वो लाइबल है, लेकिन जितने भी यहाँ करेगा वो लाइबल नहीं है। क्यों? कंपनी के अंदर क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, यानी कि कंपनी अपनी प्रॉपर्टी खुद होल्ड कर सकती है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, अगर जो प्रमोटर है वो सीक्रेट प्रॉफिट बना रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो बेकार चीज़ कर रहा है। क्लेम एक्सपेंसेस, जैसे ये कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे इसने कंपनी को बनाया, अब यहाँ पे इसने बहुत सारे एक्सपेंसेस किए होंगे, तो वो ये सारे एक्सपेंसेस कंपनी के बनने के बाद कंपनी से मांग सकता है। क्यों? कंपनी तो अलग है ना उससे, इसीलिए वो कंपनी से मांग सकता है। इसके बाद प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्टर। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्टर कौन सा होता है? सपोज ये कंपनी है, इसे बनने से पहले प्रमोटर ने बहुत हेल्प की होगी, तो यहाँ पे जितने भी उसने कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे ना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्टेड। इसको हम क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन से पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर ने किए हैं, प्रमोटर ड्यूरिंग द प्रमोशन विद द थर्ड पार्टी। प्रमोशन से पहले, प्रमोशन के ड्यूरेशन में कॉन्ट्रैक्ट इनकॉर्पोरेशन से पहले जितने भी किए हैं किसने? प्रमोटर ने, वो क्या होते हैं? प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। उसके बाद व्हेन रजिस्ट्रेशन इज सेटिस्फाइड, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंपनी को क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, जिससे ये हमें पता लगा सकते हैं कि ये कंपनी रजिस्टर है। उसके बाद क्या मिलेगा? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, उसको कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मिल जाएगा। लीगल बिजनेस एंटिटी वो उसके बाद बन जाएगी। उसके बाद जब उसको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा तो जो प्राइवेट कंपनी है इमीडिएटली उसको वो क्या कर सकती है? बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टर को अपॉइंट करके डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर देना पड़ेगा, यानी कि जितने भी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा यहाँ पे उनको क्या देना पड़ेगा? डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर देना पड़ेगा। इसके बाद सेबी की भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। अगर जो ये पब्लिक कंपनी होती है ना, वो क्या कर सकती है? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर से क्या उठा सकती है? फंड उठा सकती है, यानी कि अपने शेयर्स को लिस्ट कर सकती है। क्या कर सकती है? शेयर्स को लिस्ट कर सकती है। तो ये जो भी कंपनी है ना, ये जो प्राइवेट पब्लिक कंपनी होती है, ये जो भी शेयर को लिस्ट करती है, उसके लिए कुछ रेगुलेशंस होते हैं। वो सारे रेगुलेशंस आप यहाँ से पढ़ लेना, एग्जाम के अंदर नॉर्मली नहीं आते, फिर भी आप पढ़ सकते हो। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस मैंने आपको बता दिया। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें लिखी होती है। किसके रिगार्डिंग? अगर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पे किसी भी कंपनी को कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पे क्या करना है? अपने जो शेयर्स हैं उनको लिस्ट कराना है।
तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट, अपनी सारी की सारी डिटेल एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिखनी पड़ेगी। उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे, उस डॉक्यूमेंट को हम बोलेंगे प्रोस्पेक्टस। इसके बाद कंपनी क्या कर सकती है, रिसीव कर सकती है मिनिमम नंबर ऑफ शेयर। मिनिमम नंबर ऑफ शेयर कितने होते हैं, 90%। अगर कंपनी ने 100 करोड़ के शेयर लिस्ट किए हैं तो 90 करोड़ के शेयर्स एटलीस्ट क्या होने चाहिए, सब्सक्राइब होने चाहिए, वरना कंपनी को क्या करना पड़ेगा, डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा और सारे के सारे पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे अपने शेयर होल्डर्स के। अभी आपका लास्ट टॉपिक आता है बेसिक फैक्टर फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। अब देखो, हमने बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पढ़ी, जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ी। अब हमें इसमें से कौन सी चुननी है, वो क्या करेगा, कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। कौन सा, कॉस्ट एंड ईजी, यानी कि कौन से कॉस्ट हमारे पास कितनी लगेगी, कौन सा ईजी होगा फॉर्मेशन में, हमें लाइबिलिटी लिमिटेड चाहिए या अनलिमिटेड चाहिए। क्वांटिन्यूटी, अगर मान लो जो इंसान उसे स्टार्ट करने वाला है उसको कुछ हो जाए तो बिजनेस चलता रहे या फिर बिजनेस भी बंद हो जाए, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा हमें कौन सी चुननी है। मैनेजमेंट एबिलिटी, मैनेजमेंट कैसी चाहिए, अच्छा मैनेजमेंट किस में होता है स्टॉक कंपनी में, कम मैनेजमेंट बेकार मैनेजमेंट किस में होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। कैपिटल कंसिडरेशन, कैपिटल कितनी चाहिए, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए तो कंपनी खोलनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत से काम चल जाएगा तो पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप भी खोल सकते हैं। डिग्री ऑफ कंट्रोल, हमें कंट्रोल कितना रखना है, सोल प्रोप्राइटरशिप में पूरी फॉर्म पे कंट्रोल रहेगा, स्टॉक कंपनी में थोड़ा कम कंट्रोल रहेगा, और जो पार्टनरशिप है उसमें थोड़ा वो ज़्यादा कम कंट्रोल रहेगा। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस कैसा होगा, हमारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, बहुत बड़ा स्केल पे है या बहुत कम स्केल पे, उसके ऊपर भी हमारा क्या करेगा, डिपेंड करेगा।